अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ साइबर सिक्योरिटी फॉर ऑल। तो आज हम इसकी कंटिन्यूएशन करेंगे आईएससी स्क्वेयर सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स की विच इज़ रिस्क मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी। तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत एक ऑर्गेनाइजेशन को क्यों होती है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी से। अब रिस्क जो है हम किसके अगेंस्ट आइडेंटिफाई करते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ एसेट्स होते हैं, जो एसेट्स हैं हम उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस ले सकते हैं। एसेट में हमारे पास मशीन्स भी आ सकती हैं, एंड पॉइंट्स आ सकते हैं, लैपटॉप सर्वर्स, ये सारी चीज़ें एसेट्स हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसमें सबसे क्रिटिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है। और जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हिट होती है किसी भी साइबर अटैक से, तो वो सबसे सबसे पहले जो है उसका फाइनेंशियल डाटा हैकर्स लीक करते हैं, या जो क्रेडेंशियल्स होते हैं यूज़र्स के उसको लीक करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पर आती है जब इसको हम कह सकते हैं कि ये एक प्री असेसमेंट है। यानी कि एक इंसिडेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को ये तैयार करती है बेसिकली, उसको कहते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी। अब रिस्क किन चीज़ों से मिल के बनता है? एक एसेट में या उसके रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीज़ों को देखा जाता है। एक चीज़ होती है वनरेबिलिटी, और एक चीज़ होता है थ्रेट। थ्रेट बेसिकली, सॉरी, पहले वनरेबिलिटी को हम लोग डिस्कस करते हैं। वनरेबिलिटी बेसिकली कोई भी गैप या वीकनेस होती है किसी भी एक एसेट में, या एक पोटेंशियल लूप होल होता है सिक्योरिटी का, जहाँ से एक हैकर पेनिट्रेट कर सकता है उस नेटवर्क के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के अंदर, और उसको नुकसान पहुंचा सकता है। थ्रेट वो होता है, थ्रेट वो एक अटैक वेक्टर है या एक्टर है जो कि एक वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकता है। और जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं तो इनसे मिलके एक रिस्क बनता है। अब इन दोनों चीज़ों को हम आगे एग्जांपल के साथ और डिटेल में इन चीज़ों की डिस्कस करेंगे। ये एक ओवरव्यू था कि रिस्क बेसिकली होता क्या है। रिस्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट को सिक्योर करने के लिए एक प्री इंसिडेंट एक्टिविटी होती है या एक्सरसाइज होती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करता है किसी भी साइबर इंसिडेंट से बचने के लिए। तो रिस्क हमेशा किसी भी एसेट के अगेंस्ट होता है। एसेट आपका टेंजिबल भी हो सकता है, नॉन टेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल एसेट जैसे कि कोई हार्डवेयर है, और नॉन टेंजिबल एसेट कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डेटा है। और इस एसेट में रिस्क कब बनता है? जब उसमें कोई वनरेबिलिटी आती है, और वनरेबिलिटी किसी एक थ्रेट की वजह से एक्सप्लॉइट हो सकती है, तो वो एक रिस्क बन जाता है। और इस रिस्क को मेंटेन करने के लिए जो है साइबर सिक्योरिटी की टीम्स काम करती हैं। तो फर्दर अब इसमें आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम आ जाते हैं जी थ्रेट पे। थ्रेट, जैसे कि मैंने बताया कि थ्रेट बेसिकली एक अटैक वेक्टर है, या एक आप कह लें कि एक पर्सन है, या कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, कोई वेपन हो सकता है जो कि एक सर्टेन वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने का पोटेंशियल रखता हो, उसको कह सकते हैं थ्रेट। ठीक है, थ्रेट जो है एक एक्टर है, या कोई भी कह लें कि वेपन है, या कोई भी चीज़ है जो कि वनरेबिलिटी को, सिस्टम की वनरेबिलिटी को, सिस्टम की वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसको हम कहते हैं थ्रेट। देन हम जाते हैं वनरेबिलिटीज़ की तरफ। वनरेबिलिटीज़, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है, वनरेबिलिटी बेसिकली होती है कोई भी पोटेंशियल वीकनेस इन द सिस्टम, या कोई भी फ्लॉ, या कोई भी चीज़ जो कि सिस्टम के अंदर एक वीकनेस क्रिएट कर सकती है, उसको हम कहते हैं वनरेबिलिटी। अब हम इसकी एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास लेट सपोज एक लैपटॉप है, ठीक है। उसमें विंडोज़ का जो पासवर्ड है वो, जैसे कि नॉर्मल लोग कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देता है, कोई 1 2 3 पासवर्ड लगा देता है, कोई ABC 1 2 3 लिख देता है, और एक जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो जो पासवर्ड है वो डेट को पासवर्ड रख देते हैं। लेट सपोज जैसे कि जनवरी का महीना चल रहा है, तो January@2023। तो बहुत सारे लोग इस किस्म की गलती करते हैं, ऐसे वीक और गैसेबल पासवर्ड रख के। अब ये जो वीक पासवर्ड है बेसिकली आपने, अब इसमें ना इन सारी चीज़ों की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका लैपटॉप है ना, वो बेसिकली एक एसेट है। उसके अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी है। ये लैपटॉप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के साथ कनेक्ट है।
ठीक है, अगर तो ये लैपटॉप एक्सप्लॉइट हो जाता है किसी भी थ्रेड की वजह से, तो सीधा सीधा जो हैकर है एक नेटवर्क के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। अब लैपटॉप बेसिकली एसेट है, ठीक है, जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है रिस्क मैनेजमेंट के जरिए। वनरेबिलिटी हमें मिल गई कि इसमें एक वीक पासवर्ड है, ठीक है। अब इस वनरेबिलिटी को कौन सा एक्टर जो है एक्सप्लॉइट कर सकता है, वो बेसिकली थ्रेट है, यानी कि कोई भी हैकर जो है वो इस वनरेबिलिटी के अगेंस्ट थ्रेट है, जो कि पासवर्ड को गेस कर सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी कि लोग अपना पासवर्ड डेट रख देते हैं, तो कोई भी अटैकर जो है वो ब्रूट फोर्स करके या गेस करके इस पासवर्ड को एक्सप्लॉइट कर देता है। तो ये जो अटैकर है या ये हैकर है जो कि इस पासवर्ड को गैस कर सकता है, ये बेसिकली एक थ्रेट है। और जो वीक पासवर्ड एक यूज़र ने रखा वो एक वनरेबिलिटी है, ठीक है। और इस वनरेबिलिटी किस चीज़ के अंदर आई, ये एक एसेट के अंदर आ गई। एक लैपटॉप पे वीक पासवर्ड रखा हुआ है, तो लैपटॉप बेसिकली एक एसेट है। लैपटॉप इटसेल्फ भी एक एसेट है। लैपटॉप के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, या उस लैपटॉप के ज़रिए यूज़र नेटवर्क के अंदर कोई भी चीज़ एक्सेस करता है, या जो जो डाटा उसके लिए ऑथराइज है, वो सारी चीज़ें एक एसेट है। तो इन सारे एसेट्स पे क्या वनरेबिलिटी आ गई, वीक पासवर्ड एक वनरेबिलिटी आ गई, और थ्रेट क्या आ गया कि कोई भी अटैकर या हैकर जो है इसको गेस कर सकता है, इस पे ब्रूट फोर्स कर सकता है। अब इसके कोई ना कोई चांसेस भी होते हैं कि कितने परसेंट चांसेस है कि कोई इस पासवर्ड को गेस कर ले या ना गेस कर सके। तो इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड जो है वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है या अक्रंस होती है कि कितने परसेंट चांस है कि आप इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेट्स सपोज, अगर तो किसी ने अपना पासवर्ड रख दिया डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और किसी ने आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी को पता है, तो वहाँ से वो एडवर्स है। या नॉर्मली आप, मैं इसकी बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज हर बंदे का सोशल मीडिया अकाउंट होता है, ठीक है, वहाँ पे सब ने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो होती है बहुत सारे लोगों ने मेंशन की हुई होती है। तो आजकल के दौर में किसी की डेट ऑफ बर्थ जो है ढूंढना, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। अगर किसी ने आपकी डेट ऑफ बर्थ देख ली, किसी को पता लग गई, किसी ने सोशल मीडिया पे रैंडम सर्चिंग करते हुए आपका सोशल मीडिया अकाउंट मिल गया, वहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ की इंफॉर्मेशन मिल गई, वो इंफॉर्मेशन जो है हैकर ने पिक की, ठीक है। उसके बाद उसने एक रिमोट कनेक्शन बनाया, मशीन पे पासवर्ड डाला और वो पासवर्ड खुल गया। तो इसका जो लाइक्लीहुड है ये बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि चांसेस ऑफ इम्पैक्ट या चांसेस ऑफ अकरिंग जो है बहुत ज़्यादा हो गया। तो प्रोबेबिलिटी किधर से ज़्यादा हुई, वीक पासवर्ड लगाने की वजह से। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलती हैं। अब जितना ज़्यादा अपना सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ज़्यादा ही लाइक्लीहुड जो है वो कम होता रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर तो मैंने पासवर्ड रखा हुआ होता 10 कैरेक्टर्स का या 11 कैरेक्टर्स का, जिसमें मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी होती हैं, मेरे पास स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी होते, मेरे पास कैपिटल अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, मेरे पास स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, तो उसका लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस बहुत कम हो जाता। फिर कोई मेरा डेट ऑफ बर्थ देख भी लेता, लेकिन मेरा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें जो रिस्क फैक्टर है वो लो या निग्लेजिबल आ जाता। इसको कहते हैं लाइक्लीहुड या लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस, इस चीज़ को कहा जाता है। देन इसके मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का एक पूरा लाइफ साइकिल होता है। तो ये तीन चीज़ें जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप एक एसेट पे वनरेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप एक एसेट पे थ्रेट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप उसका लाइक्लीहुड मालूम कर लेते हैं, देन आप जाते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन की तरफ। ये चीज़ हो जाती है रिस्क आइडेंटिफिकेशन में आ जाती है। आपने जो है कम्प्लीटली एक थ्रेट को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उसकी वनरेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको पता लग गया कि इसका लाइक्लीहुड कितना है, तो ये चीज़ एक रिस्क आइडेंटिफिकेशन के फेज़ में आ जाती है। देन जो इससे नेक्स्ट फेज़ होता है उसको हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट। अब असेसमेंट बेसिकली क्या है, ठीक है, अब मैंने पहले ही इस कोर्स के स्टार्ट में बताया था कि इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है कंज्यूम करने के लिए, तो मैं उस कंटेंट को समराइज़ करके बहुत ही सिंपल करके आपको बताऊंगा, और ये सारी चीज़ जो है वो ब्रीफ कर दूंगा, ताकि किसी को भी ये पूरा कंटेंट ना पढ़ना पड़े, जस्ट वो ये वीडियो देख ले एंड देन आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। तो रिस्क असेसमेंट बेसिकली ये है कि आपने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कर ली। आइडेंटिफिकेशन किस तरह की, आपने एक एसेट को देखा, एसेट के अगेंस्ट वनरेबिलिटी मालूम की, वनरेबिलिटी और थ्रेट मालूम किया, उसके बाद उसका लाइक्लीहुड मालूम किया, आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया कि इस
इस एसेट पे या किसी भी इंफॉर्मेशन पे एक रिस्क आइडेंटिफाई है। नाउ अब आपने उस रिस्क को रेट करना है कि ये रिस्क हाई है, क्रिटिकल है, मीडियम है या लो है। तो ये काम आ जाता है रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी में। रिस्क असेसमेंट जो है बेसिकली क्या होता है, जो आपका इम्पैक्ट बनता है, जो थ्रेट थ्रेट जब वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है तो वो एक इम्पैक्ट बन जाता है कि एक उसका इम्पैक्ट कितना होगा। लेट सपोज जैसे कि मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल दी, एक वनरेबिलिटी थी वीक पासवर्ड, ठीक है। तो वीक पासवर्ड जब एक्सप्लॉइट हो गया एक थ्रेट एक्टर के ज़रिए, एक हैकर ने उसको एक्सप्लॉइट कर दिया, ठीक है। तो जब वो उस मशीन में घुस गया तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा, कितना नुकसान करेगा वो उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस लैपटॉप को, या उसके अंदर जितना डाटा पड़ा है उसको वो कितना नुकसान कर सकता है, इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट, ठीक है। और देन हमारे पास आ जाता है लाइक्लीहुड कि उसका लाइक्लीहुड कितना है, ठीक है। अब रिस्क असेसमेंट के लिए जो है मुख्तलिफ आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड है, जैसे कि आईएसओ 31,000 है और आईएसओ 27,005 है। उसमें जो है रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉपर आपको एक फार्मूला दिया जाता है कि वो रिस्क किस तरह से किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ कि वो फार्मूला क्या होता है सिंप्लीफाइड करके। रिस्क असेसमेंट मेथडोलॉजी जब आप करते हैं तो उसमें 3 से 4 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालते हैं एसेट की वैल्यू, ठीक है, कि एसेट आपके लिए कितना क्रिटिकल है, आप उसकी रेटिंग करते हैं। देन आप निकालते हैं उसमें थ्रेट की सिवेरिटी, कि आपने जो वनरेबिलिटी आइडेंटिफाई कर ली उसमें कितनी सिवेरिटी का थ्रेट आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आप उसके निकालते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली ये होता है कि अगर एक थ्रेट वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर देता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। तो अब मैं लेट सपोज यहाँ पे मैं निकालता हूँ एसेट वैल्यू, मेरे पास लेट सपोज मेरे एक लैपटॉप है, उसकी एसेट वैल्यू मेरे पास 7 आई, उसकी मैंने थ्रेट सिवेरिटी को 3 रखा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस उसके हाई हो सकते हैं अगर तो वो एक वीक पासवर्ड की वनरेबिलिटी से एक्सप्लॉइट हो सकता है। अब मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। एसेट वैल्यू को हम क्या लेते हैं, लेट सपोज एक वेरिएबल दे देते हैं ए, और हम थ्रेट सेवेरिटी को वेरिएबल दे देते हैं बी, एंड कॉन्सिक्वेंसेस को हम वेरिएबल दे देते हैं सी। तो अब ये इन तीनों चीज़ों से मिल के हमारे पास बनता है पोटेंशियल रिस्क, ठीक है। पोटेंशियल रिस्क बेसिकली क्या होता है, ये होता है सम ऑफ एसेट वैल्यू प्लस आपकी थ्रेट सिवेरिटी, और थर्ड चीज़ जो ये बनता है इससे होता है कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। इन सब चीज़ों को मिला के हमारे पास आ जाता है पोटेंशियल रिस्क, जो कि इस केस में हमारे पास बन रहा है 14, ठीक हो गया। अब एक चीज़ हमारे पास आ गई पोटेंशियल रिस्क, अब हमें पता लग गया कि कितना इस एसेट पे रिस्क है। अब इसका कोई ना कोई लाइक्लीहुड भी होगा, ठीक है। तो चांसेस कितने होंगे इसके, हम उसको भी रेट करते हैं, एक पूरा स्केल बनाते हैं। लेट्स सपोज इसके लाइक्लीहुड हो गए 4। तो एंड पे जो हमारे पास ओवरऑल रिस्क बनता है वो बेसिकली होता है पोटेंशियल रिस्क मल्टीप्लाई बाय लाइक्लीहुड, और यहाँ से हम इसकी सिवेरिटी को मालूम करते हैं। तो ये हमारे पास एक पूरी इक्वेशन बन जाती है रिस्क मैनेजमेंट मेथडोलॉजी के लिए। यहाँ से डिटरमाइन किया जाता है कि किस एसेट पे कितना रिस्क है या कितनी सिवेरिटी का रिस्क है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिस्क असेसमेंट। अच्छा, अब रिस्क असेसमेंट के बाद जब आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, सब कुछ हो गया, अब आपने जाना है रिस्क ट्रीटमेंट प्लान की तरफ। तो रिस्क ट्रीटमेंट प्लान में हमारे पास 3 से 4 टर्मिनोलॉजीज होती हैं। पहली चीज़ होती है अवॉइडेंस, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है रिस्क एक्सेप्टेंस, तीसरी है आपके पास रिस्क मिटिगेशन, एंड चौथी चीज़ है आपके पास रिस्क ट्रांसफरेंस। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं अवॉइडेंस का।
रिस्क अवॉइडेंस क्या होती है? रिस्क अवॉइडेंस ये होती है कि आप वो काम ना करें जिसकी वजह से एक पोटेंशियल इम्पैक्ट या पोटेंशियल रिस्क किसी भी एसेट पे या ऑर्गेनाइजेशन पे बढ़ सकता है। लेट्स सपोज आप कोई ऐसी सर्विस ना लें, ठीक है, कोई ऐसी मशीन, या लेट सपोज कि एक विंडोज़ 7 की मशीन है। तो विंडोज़ 7 अब बेसिकली ऑब्सोलीट हो चुकी है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी सपोर्ट ख़त्म कर दी है। तो अगर आपने स्टिल अपने ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क पे विंडोज़ 7 की मशीन्स लगाई हुई हैं, तो ये आप एक रिस्क ले रहे हैं। आप इनको अवॉइड कर दें, आप सारी उस मशीन्स को उसमें से हटा देते हैं, नेटवर्क में से, या उनको यूज़ नहीं करते, अपनी इन्वेंट्री में से हटा देते हैं, तो ये चीज़ आ जाती है रिस्क अवॉइडेंस की। आप वो काम ना करें जिसकी वजह से रिस्क हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है रिस्क एक्सेप्टेंस। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनकी ट्रीटमेंट जो है वो एक्चुअल बिजनेस कॉस्ट से ज़्यादा बढ़ जाती है। लेट सपोज कि आपके किसी एसेट में कोई ऐसी वनरेबिलिटी आ गई है जिसका जो पैच आपने लगाना है वो इतना महंगा पड़ रहा है, उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि वो एक्चुअल बिजनेस प्राइस से भी आगे जा रही है। तो उस केस में आप उस रिस्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी बनती है या एक हायरार्की बनती है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट से वो रिस्क एक्सेप्ट होता है और देन जाके आप उसको रिस्क एक्सेप्टेंस में लेके जाते हैं। अच्छा, थर्ड चीज़ आपके पास आ जाती है मिटिगेशन। मिटिगेशन ऑफ कोर्स, मिटिगेशन जैसे नाम से ज़ाहिर है, आपने रिस्क को मिटिगेट करना है। अगर तो कोई वनरेबिलिटी, थ्रेट या कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई हो गई है रिस्क में, एक पोटेंशियल रिस्क आपके पास आ गया है, इम्पैक्ट आ गया उसका, तो उसको मिटिगेट करना है। तो देन मिटिगेशन इज़ दी ट्रीटमेंट ऑफ रिस्क। आप उस रिस्क के लिए काउंटर मेजर्स लें, उसको ख़त्म करें, उसको कहते हैं रिस्क मिटिगेशन। फाइनली चीज़ आ जाती है रिस्क ट्रांसफरेंस। रिस्क ट्रांसफरेंस ये होता है कि आप जो जिस सर्विसेज में या जिस बिजनेस प्रोसेस में, लेट सपोज जैसे कि आपका एक नेटवर्क मैनेजमेंट है, एक पूरा नेटवर्क चल रहा है, तो आपने अपनी कंपनी का जो नेटवर्क है वो आउटसोर्स कर दिया किसी थर्ड पार्टी को। अब उस थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी कंपनी में नेटवर्क से रिलेटेड अगर कोई भी रिस्क आता है तो वो उसको मिटिगेट करें, या उसमें पैचेस लगाएं। किसी नेटवर्क डिवाइसेस में कोई रिस्क आ जाता है, ठीक है, वो उसको पैच करें, टाइमली पैच करें और उसको मिटिगेट करें। इसका मतलब ये है कि अपने सर से चीज़ उठा के सिंपली दूसरे के सर पे डाल दी और अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्क को मिटिगेट करे। ठीक है, तो ये पूरा मॉड्यूल था। ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, रिस्क प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने पहले डिस्कशन आपसे की कि लो इम्पैक्ट हाई प्रोबेबिलिटी, इसका एक पूरा मैट्रिक्स बनता है। जैसे कि ये मैंने आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाई। अब इन कैलकुलेशन के अगेंस्ट जो है एक पूरा मैट्रिक्स बनता है। ये इस मैट्रिक्स में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को मार्क किया जाता है, यहाँ पे पोटेंशियल इम्पैक्ट को मार्क किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इस क्वार्टर में आपके पास आ रहा है हाई प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट, हेयर हाई प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग पूरा मैट्रिक्स बनता है और रिस्क की जो है एक पूरी मैनेजमेंट कह लें या एक लाइफ साइकिल मेंटेन होता है। रिस्क ट्रीटमेंट पे जब हम जाते हैं उसको मॉनिटर करते हैं कि स्टिल अगर रिस्क जो है एग्जिस्ट कर रहा है उस सिस्टम पे या नहीं। और फाइनली आ जाता है रिस्क टॉलरेंस में आ जाते हैं। तो आप रिस्क टॉलरेंस बेसिकली ये है कि आप कितना रिस्क जो है वो बेयर कर सकते हैं, कितना रिस्क एक ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त कर सकती है, उसको कहते हैं रिस्क टॉलरेंस। ठीक है, ये बेसिकली रिस्क ट्रीटमेंट की मेथडोलॉजी और मेथडोलॉजीज़ में नहीं आता। ये रिस्क टॉलरेंस बेसिकली ये है कि आप कोई भी पोटेंशियल रिस्क है तो उसकी कितना इम्पैक्ट आप एक ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त कर सकती है, तो ये बेसिकली आ जाता है रिस्क टॉलरेंस में। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिस्पॉन्ड टू ऑल दैट। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।